हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, इसके अंदर हमने दो पार्ट कवर कर लिया। पार्ट वन के अंदर हम लोगों ने चाइना के बारे में पढ़ा, चाइना की पॉलिसीज के बारे में पढ़ी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और इससे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है क्लास, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उतने के अंदर रहूं जितना आपका सिलेबस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बाहर ना जाऊं। दूसरा जो है वो है पाकिस्तान के बारे में पढ़ा हमने क्लास, 1971 का वॉर भी देखा और पाकिस्तान में क्या क्या कमियां शुरू से रही हैं क्लास, वो हमने वो थोड़ा सा देखा। और आज हम बात करेंगे क्लास कंपैरिजन, यानी कि आज की जो क्लास है क्लास, उसके अंदर हम लोग कुछ टेबल्स कुछ चार्ट देखेंगे इसके अंदर। और तुम्हें एक बात मैं बता दूं क्लास कि तुम घबराया मत करो टेबल और चार्ट देख के, बिकॉज एग्जामिनेशन में आपको टेबल और चार्ट बनाने को बहुत कम चांस से आएगा। आप सबको पता है डाटा से सब बच्चे घबराते हैं, ये जानते हुए भी कि टर्म वन में मैंने कहा था डाटा ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, डाटा की टेंशन मत लो, बाकी सारी चीजें याद कर लो, और डाटा एक नंबर का भी आपको पूछा नहीं गया। सिमिलरली यहाँ पे भी डाटा के पीछे भागना मत, उसको डाटा को देखना, पढ़ना, समझना, अंडरस्टैंड करना। और सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं क्लास में उसको भी डिस्कस करूंगा चलते चलते। एक बार बस ये अगली जो क्लास होगी ना पार्ट फोर, उसके अंदर ये फिनिश हो जाएगा पूरा का पूरा, यानी हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का भी दी एंड हो जाएगा। बीएसटी का हमने कर रखा है और अकाउंट्स भी क्लास एंड स्टेज पे चल ही रहा है, ठीक है। तो एक वीक के अंदर हार्डली सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर आप रिवीजन की स्ट्रैटेजी वगैरह बनाना, मैं क्लास आपकी पूरी हेल्प करूंगा टिल एग्जाम तक, डोंट वरी। ओके, चलो पहले हम इसे देख लेते हैं आज। कंपेरेटिव स्टडी अबाउट इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। अगर हम देखें तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दीज थ्री इकोनॉमीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डेमोग्राफिक इंडिकेटर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। तो आज मैं बात करूंगा डेमोग्राफिक इंडिकेटर की, जीडीपी की बात करेंगे तीनों कंट्री में, और सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की, मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर एवं वर्कफोर्स की बात करेंगे। और लास्ट में अगला पार्ट जो होगा उसमें हम एचडीआई की बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे, एक कंक्लूजन भी ले लेंगे अगले पार्ट के अंदर कि किस किस तरीके से क्लास इन तीनों ने एक साथ डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया लगभग, और आज कौन कहाँ पे है, क्या फायदा है, कौन सी कंट्री में क्या एडवांटेज मिला, क्या डिसएडवांटेज मिला, राइट। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं क्लास। सबसे पहला हमारे सामने है डेमोग्राफिक इंडिकेटर। तो तुमको एग्जामिनेशन में इस तरीके से कोई भी डाटा बनाने को आ सकता है, और आपको डाटा को पढ़ना है, समझना है और उसको एनालिसिस करके लिखना है। मैंने 2015 का डाटा उठाया है यहाँ पे, अगर आपकी बुक में फिगर अलग है तो फिर डाटा भी अलग ही होगा। इंडिया की बात करें तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, देखो मेजर चीजों मैंने आपसे कहा था, इंडिया नंबर 2 पे आता है, इंडिया पाकिस्तान चाइना के बीच में इंडिया नंबर 2 पे आता है, चाइना आता है नंबर 1 पे, और क्लास मेजर चीजों में, सब में नहीं मेजर चीजों में, और पाकिस्तान आता है क्लास थर्ड रैंक पे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 2015 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 131 करोड़ की, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 18.9 करोड़ है, और चाइना की है 137 करोड़। यानी कि चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और सबसे कम है किसकी, पाकिस्तान की। इसके बाद एनुअल पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट, यानी हर साल आपकी पॉपुलेशन कितने से बढ़ जाएगी, एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया में हर साल का एनुअल ग्रोथ रेट है 1.2, क्योंकि पाकिस्तान में जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है, यानी पाकिस्तान की जो आबादी है हर साल, जो उसकी आबादी है ही बहुत कम, इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा इंडिया, हालांकि चाइना को पीछे छोड़ देगा, बिकॉज चाइना का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इट इज 0.5, जबकि यहाँ पे इसका कितना है क्लास, इंडिया का 1.2। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में कौन आगे है, कौन आगे है, कौन पीछे है, थोड़ा सा ये और इस आगे और पीछे होने की वजह, इतना ही बस आपको अपने ओन लैंग्वेज बना के लिखना है और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको, राइट। तो यहाँ पे चाइना का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है, क्योंकि चाइना में एक पॉलिसी आई थी, इसका नाम आप सबको पता होगा, वन चाइल्ड पॉलिसी। अब देखो इस पॉलिसी के पीछे भी लंबी कहानी है क्लास, मैं ज्यादा डीपली में जाऊंगा नहीं आपको, लेकिन इतना बताऊंगा, चाइना की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी तो चाइना ने एक रूल बना दिया था, हालांकि अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, अब तो खैर डिफरेंट अपोजिट रूल है, खैर हम बात नहीं करेंगे उसकी, तो फिर वो लंबी चली जाएगी क्लास। वन चाइल्ड पॉलिसी का मतलब सिर्फ यही है कि एक ही बच्चा, एक घर में एक बच्चा, अगर एक बच्चा होगा तो हर किसी को चाहिए हमारा वंश आगे बढ़े, हर किसी को लड़का चाहिए। तो ये जो सोच थी लोगों की, चाइनीज लोगों की, भैया ठीक है एक बच्चा करना है, ठीक एक ही बच्चा करेंगे, बट वो लड़का करेंगे। यार अगर सब कोई लड़का ही करेगा, मतलब सब लड़के ही पैदा होंगे, लड़कियां होती थी क्लास तो पेट में ही मतलब अबॉर्ट करा देते थे, या फिर और भी बहुत सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिनको यूज करके क्लास उसको खत्म कर देते थे। तो भाई लड़का पैदा हुआ और सबके घर में लड़का पैदा हो जाएगा, तो भाई लड़कों से शादियां कौन करेगा, तो फिर तो वैसी दुनिया तब चाइना खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ये एक सेक्स रेशियो में डिफरेंस आ गया मेल फीमेल के बीच में, कि फीमेल की आबादी कम होती चली जाएगी, मेल की आबादी बढ़ती चली गई, फिर लड़कियां नहीं मिलेंगी शादी करने के लिए, फिर और भी बहुत सारे इश्यूज
कंट्री के अंदर होंगे, आई नो क्लास आप समझ रहे हो कि कौन कौन से इश्यूज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्राइम बढ़ जाएगा क्लास, ठीक है, और जो फीमेल के लिए रेस्पेक्ट है वो खत्म हो जाएगी, इस तरीके से क्लास एक डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा हो रहा था चाइना के अंदर, फिर उन्होंने क्लास इस पॉलिसी को फ्लॉप मान के इस पॉलिसी को बंद कर दिया गया, राइट। चलो, तो इस वजह से क्लास यहाँ पे थोड़ा सा कम है और इनका इंडिया का ज्यादा है। डेंसिटी पर स्क्वायर, तो अब इस सिचुएशन में सबसे गंदा हिसाब किताब इंडिया का है। डेंसिटी पर स्क्वायर मतलब थोड़ी सी जगह में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी भीड़ है। अब तो 441 लोग, इंडिया जो है वो पॉपुलेशन के मामले में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है, लेकिन वो एरिया के मामले में सेकंड लार्जेस्ट नहीं है। तो इंडिया जो है, चाइना का एरिया बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू इंडिया, तो इंडिया का एरिया कम, लोग ज्यादा, जिसकी वजह से हर एक पर्टिकुलर एरिया में जाओगे तो आपको भीड़ भीड़ मिलेगी देखने को। इट्स 441 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। पाकिस्तान का क्लास यहाँ पे आपका, पाकिस्तान यहाँ पे आ गया सेकंड नंबर पे और फर्स्ट नंबर पे चाइना, क्योंकि चाइना में एरिया ज्यादा है, लोग कम रहते हैं। तो अगर लोग कम होंगे तो संसाधनों का जो पर पर्सन शेयर होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, राइट। सेक्स रेशियो, 1000 मेल्स अगर हैं तो उस पर कितनी फीमेल्स हैं, तो इस मामले में 1000 मेल पे 929 फीमेल है इंडिया में, जबकि पाकिस्तान में 1000 मेल्स पे 947 फीमेल है। तो यानी पाकिस्तान का ये रेशियो थोड़ा सा अच्छा है कि जो फीमेल हैं वो ज्यादा है, बट अभी ये रेशियो चेंज हो गया है, अब तो 2022 आ गया है क्लास, तो ये पुराना डेटा है। और जो एक्चुअली है, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में ना आपको नया डाटा नहीं पूछेगा, डोंट वरी, आपको पुराना ही दिया जाएगा या फिर दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। और 941 है चाइना में, यानी 1000 में से 941 जो है वो फीमेल है। फर्टिलिटी रेट, यानी कि क्लास एक वुमेन जो है ऑन एन एवरेज कितने बच्चे पैदा कर सकती है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लास फर्टिलिटी रेट। तो यहाँ पे हर एक वुमेन जो बर्थ देती है वो लगभग 2.3 बच्चे जो है हर एक महिला पैदा करते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि फैमिलीज बड़ी होती हैं, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी फैमिली होती है, तो वहाँ पे 3.7 है पर वुमेन, और जो चाइना में है 1 चाइल्ड पॉलिसी मैंने बताया था दैट इज 1.6। तो इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2 होना चाहिए, 2.3 थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है। तो हमारे यहाँ पे वो है तो कहावत ना, स्लोगन्स बनाए जाते हैं, हम दो हमारे दो बच्चे दो ही अच्छे, है ना। तो इस तरीके से, और इवन क्लास पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारे एक्ट भी है क्लास जो पार्लियामेंट में पास हो रहे हैं धीरे धीरे, और जिसकी वजह से क्लास पॉपुलेशन के पीछे धीरे धीरे इंडिया रूल बनाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि क्लास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, संसाधनों की ज़रूरत है, सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी जो है गरीब लोगों की बढ़ती चली जा रही है। तो सरकार कुछ ना कुछ इसके लिए क्लास प्लान बनाएगी। हालांकि एक बड़ा सोशल मुद्दा है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्लास, तो इस पे क्लास मैं यहाँ डिबेट नहीं करूँगा, वो आप देखो क्लास कि आपको क्या सही लगता है, ठीक है। अपना विचार जरूर कमेंट में मुझे बताएं, राइट। तो ये हो गया फर्टिलिटी रेट। अर्बनाइजेशन मतलब कितना एरिया अर्बनाइज्ड है, तो इंडिया का बहुत कम एरिया जो है वो अर्बनाइज है, जबकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंडिया से अच्छी है और चाइना की सबसे ज्यादा। तो उमोर और ओवर देखोगे क्लास की चाइना नहीं रैंक 1 पे आ रहा है, हर चीज में चाइना अच्छा है, लेकिन हाँ किसी चीज में क्लास एक आध चीज में पाकिस्तान और कुछ चीजों में इंडिया भी आगे है, राइट। चलो, नेक्स्ट है जीडीपी ग्रोथ रेट। अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें, व्हेन इकोनॉमी इज एक्सपेंडिंग द ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ रेट इज पॉजिटिव। सीधी सी बात है, अगर इकोनॉमी ग्रो करेगा तो जीडीपी ग्रोथ रेट कहां जाएगा क्लास, पॉजिटिव। आपने कुछ टाइम पहले सुना था लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के टाइम पे ही, कि जीडीपी नेगेटिव चला गया था, जीडीपी घटते घटते माइनस में चला गया था, जीडीपी डाउन हो रहा था। तो जीडीपी ग्रोथ मतलब प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा, प्रोडक्शन घट रहा है, राइट, वो नेगेटिव है, और प्रोडक्शन बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है, तो जीडीपी पॉजिटिव आएगा। If it is growing, it shows more income generation in economy. If it is negative, then it country economies is in recession. तो एक country में recession है, मंदी है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, सामान नहीं बन रहा। चाइना with second largest GDP as measured by the purchasing power, तो चाइना जो है वो second largest GDP है measured by PPP। अच्छा, ये PPP छोड़ो, क्या है, इसको बोलते हैं purchasing power parity। परचेसिंग पावर पैरिटी के बारे में बताऊंगा अभी, लेकिन अभी क्लास 2-3 मिनट के लिए से भूल जाओ। पीपीपी इज एस्टिमेट टू बी 19.8 ट्रिलियन। तो चाइना की इकोनॉमी जो है ना वो बहुत ज्यादा है। तो पीपीपी के मामले में जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 इकोनॉमी है, कमेंट करके मुझे बताओ ताकि आपको नॉलेज मिले। जैसे पिछले वीडियो में सब बच्चों ने बताया रशिया जो है वो साइज में सबसे बड़ा है, इसी तरीके से क्लास मुझे बताओ कि चाइना जो है वो सेकेंड ट्रिलियन, मतलब ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब 1 लाख करोड़, ट्रिलियन 1 ट्रिलियन, ठीक है, 1 लाख करोड़, ठीक है, और 100 करोड़ मतलब क्या होता है क्लास, बिलियन, यू नो। तो वो 19.8 ट्रिलियन डॉलर है इंडिया जीडीपी इस क्लास। इंडिया जीडीपी इज 8.7 ट्रिलियन। तो इंडिया की जीडीपी कितनी कम है एज कंपेयर टू क्लास चाइना, और पाकिस्तान की तो जीडीपी बहुत ही ज्यादा कम है, 12% ऑफ इंडिया जीडीपी। तो अगर हम कंट्री की बात करें, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना,
तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट तुम्हें दिखने को मिल रहा है यहाँ पे, इस चार्ट को समझ के बना बना के लिखना है, बस टेंशन नहीं लो सर याद कर रहा है याद कर रहा है, नहीं। अब यहाँ पे ऐसे कोई ज्यादा कहानी भी नहीं है क्लास, तो जो मैं तुम्हें बता सकूं जो भी अच्छे से, मैं इस पूरे चैप्टर को आपके लिए इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ, कहीं भी पढ़ लेना ये चैप्टर बहुत बोरिंग लगेगा, इसका पार्ट 1 देखना, पार्ट 2 देखना, मैंने पूरी जान झोंक दी है, अपना पूरा ज्ञान नॉलेज सब दे दिया है क्लास, ताकि ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चारों पार्ट आपको अच्छे से समझ आए। और इस वीडियो को प्लीज अपने सारे क्लासमेट में, दोस्तों में, भाई बहनों में, हर जगह शेयर करना है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, जहां भी मिल जाता है, टेलीग्राम पे, सबको शेयर करो कि देखो यार ये चैप्टर जिसको टफ लगता है, स्कूल में कब गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता, नींद आती है, और इतने अच्छे से क्लास हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा कर रहे हैं, राइट। आई होप आप क्लास इस मेरी मेहनत को सपोर्ट जरूर करोगे। इंडिया में 5.7 था क्लास जीडीपी, और बढ़ी कितना क्लास हो गया, 6.7% ग्रोथ रेट हो गया जीडीपी। पाकिस्तान का 6.3 था 1980-90 में, और ये घट के हो गया 4.2। इसका मेन रीजन क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कंट्रीज डिपेंडिंग अपॉन डेट, और जो है वो मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा वो रखना, इसके अलावा कंट्री के अंदर बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, टेररिज्म को प्रमोट करना। आपने देखा ही होगा क्लास, कई सारी जगह पे कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो क्लास यहाँ पे पाकिस्तान को एक तरह से बैन करती है, उनको अलाउ नहीं करती, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सर्च ऑपरेशन या बहुत ज़्यादा चेकिंग, या फिर कंट्री के अंदर कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, सबकी बात नहीं करूंगा, हर जगह देखो सारी जगह सब अच्छे नहीं होते, कहीं खराब कहीं अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं कि ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं, इस चीज़ को, बहुत सारे अटैक वगैरह इन सब में देखो क्लास पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो डाउन है। चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है क्लास, वो भी कहीं ना कहीं पहले से डाउन है एज कंपेयर टू इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ रहा है, ओके। लेकिन चाइना की ग्रोथ रेट पहले से इतनी तेज है, मैंने आपको चाइना की पूरी कहानी सुनाई कि आगे बढ़ने की कितनी उनके अंदर लालसा थी, जिसकी वजह से क्लास यहाँ पहले ही उनका ग्रोथ रेट जो था वो बहुत ज्यादा था, घटने के बाद भी वो इंडिया से ज्यादा ही रहेगा, राइट। तो आई होप क्लास जीडीपी ग्रोथ रेट आप समझ गए। डियर लर्नर्स, एग्जामिनेशन बहुत क्लोज आ चुके हैं, आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, अपनी पढ़ाई को बूस्ट करना चाहते हो तो अनअकैडमी आपकी हेल्प करेगा इसके अंदर। अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन 19 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है क्लास अनलॉक 20, तो अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो क्लास तो आपको फ्लैट 20% का ऑफ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मेरा कोड यूज करते हो SPA10 तो आपको एक्स्ट्रा 20% का ऑफ मिलता है अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन में, चाहे फाउंडेशन का लेना हो, CA IPC का लेना हो, या किसी भी चीज का लेना हो, क्लैट का, सब पे चल रहा है 20%। तो बहुत अच्छा मौका है, अगर आपको अच्छा लगता है आप सर्च करो क्लास, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है क्लास, आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, ऑडियो ऑन करके आप टीचर से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, PDF नोट्स मिलती हैं, सारी क्लास की रिकॉर्डिंग, और सबसे बात क्या है, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारा का सारा कंटेंट मिलता है। तो चाहे आप CBSE, ICSE, महाराष्ट्र बोर्ड, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, या कोई भी एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हो, तो क्लास ये ऑफर आपके लिए बेस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, SPA10 मेरा कोड है, यूज करके ऑफर का बेनिफिट उठाएं। ये क्लास 19 फरवरी तक ये ऑफर लास्ट रहेगा, फिर ये खत्म हो जाएगा, और ये कभी दोबारा शायद ना आए, तो प्लीज इसको जाके चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ओके। ठीक है, अब आते हैं क्लास यहाँ पे PPP के ऊपर। अच्छा, तो मैंने तुम्हें समझा दिया देश की GDP के बारे में, मैंने GDP कंपैरिजन भी करा दिया। अब ये PPP बेसिकली है क्या, तो मैं एक कहानी के थ्रू समझाता हूँ। ये रहा बर्गर्स, तो मैं बर्गर का एग्जांपल लेके समझाता हूँ, या फिर हम लोग इनकम का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, अब आपको यहाँ पे मान लेते हैं ये आप हो और आपकी यहाँ पे आपको खुशी मिल गई कि भैया US में मेरी जॉब लग गई 1 करोड़ रुपए की सैलरी, ठीक है। US में 1 करोड़ रुपए की मेरी सैलरी लग गई, ठीक है, पर एनम 1 करोड़ रुपए की सैलरी, ठीक है। तो खुश हो गए घर वाले, भैया US में 1 करोड़ रुपए की सैलरी लग गई हमारे बच्चे की, यहाँ पे मेरा बच्चा CA बन गया, या मेरा बच्चा कुछ ऐसा बन गया, क्लास MBA क्लियर किया, या फिर कहीं भी जाके और कोई काम किया, जो कुछ भी, या फिर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो कुछ भी, भैया 1 करोड़ की सैलरी लग गई। अब आप सोचते हो यार लेकिन मुझे इंडिया से US में जाके रहना पड़ेगा, US का लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, US में कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है, यहाँ पे आप आराम से 50-100 रुपए में पेट भर के खाना खा सकते हो। US में आपको 50-100 रुपए में खाना तो छोड़ो क्लास, वहाँ पे शायद ढंग से आपको पानी जूस वगैरह भी शायद इतने में ना मिले, राइट। तो आपने पता किया, इंडिया में जाके इंटरव्यू दिया, तो इंडिया में आपकी सैलरी मानो लग जाती है 30 लाख रुपए, इंडिया में लगती है 30 लाख रुपए। अब तुम US में जाके काम करना पसंद करोगे या तुम इंडिया में रह के काम करना पसंद करोगे? तो तुमने दिमाग लगाया कि भैया मैं अगर इंडिया में रहता हूं तो मेरे बहुत सारे खर्चे कम हो जाएंगे, इंडिया में हॉस्पिटल का इतना खर्चा नहीं है, खाने पीने का इतना खर्चा नहीं है, सब्जी 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए किलो के हिसाब से भी मिल जाएंगी सीजन में। और क्लास यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी इतना महंगा नहीं, हम मेट्रो में 10-20 रुपए देकर आराम से मूव कर सकते हैं, 30-40 रुपए देकर आराम से मेट्रो में मूव कर सकते हैं, हार्डली
हार्डली 50 रुपए तक का टिकट होता है, ऊबर है, ओला है, ये सारी चीजें हैं, तो मेरे खर्चे बहुत कम होंगे। घर का किराया इतना ज्यादा नहीं है। अगर आप इंडिया में नॉर्मली, मतलब जहां मैं रहता हूँ यहाँ बात करें तो एक कमरे का किराया 3-4 हज़ार रुपए में आराम से मिल जाता है, जो कि क्लास शायद यूएसए में ऐसा नहीं होगा। तो अब इन सब चीजों को कंपेयर करते हो कि यार विच वन इज अ बेटर ऑप्शन फॉर मी। वहां से मुझे 1 करोड़ मिले लेकिन वहां पे कॉस्ट ज्यादा है, और यहाँ पे जो है क्लास मेरी कॉस्ट जो है वो कम है लेकिन मुझे मिले सिर्फ 30, तो कौन सा बेटर है? तो जब इन चीजों को कंपेयर करने की बात आती है तो एक कॉन्सेप्ट लेते हैं क्लास, ताकि कंपेयर कर सके, दैट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपी। मैं आपको एक और एग्जांपल, सॉरी पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो आप एक बर्गर लेते हो यूएस में, यूएस के अंदर आपने क्लास यहाँ पे एक बढ़िया सा बर्गर लिया, आपको जो पसंद है मान लो आपने वो बर्गर ले लिया, ठीक है। अब ये जो बर्गर है आपको लेना है कहाँ पे क्लास? यूएस में। और ये बर्गर आ गया, उसने बोला कि भाई $4 का है। ये बर्गर मान लो कितने का है? $4 का। सेम बर्गर इंडिया में मान लेते हैं कितने का होगा क्लास? अगर वहां $4 का है और $1 है 70 रुपए का, $1 कितने का है क्लास? 70 रुपए का, और $4 का वो बर्गर है, तो इंडिया में वो बर्गर कितने का होना चाहिए? इस हिसाब से इंडिया में वो बर्गर 280 का होना चाहिए। मान लो मैकवेजी है ये मैकडोनल्ड्स का, ठीक है, वो आपका क्लास मान लो $4 का है, यहाँ पे वही सेम बर्गर मिल रहा है कितने रुपए का? 280 का होना चाहिए, लेकिन है नहीं, वो है सिर्फ 60 रुपए का, वो है 60 रुपए का, वहां है $4 का। तो अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो मतलब $1 से वहां जो चीज ली जा रही है ये यहाँ पे 15 रुपए में मिल जाएगा आपको। मतलब अगर मैं इंडिया में 15 रुपए कमाऊं एक बर्गर खाने के लिए, तो सेम बर्गर को खाने के लिए मुझे यूएस में $1 कमाना पड़ेगा। या फिर मैं यूएस में $1 कमाता हूं, मान लो यूएस में मैं $1 कमाता हूं, तो सेम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बिताने के लिए मुझे वहां पे 15 रुपए कमाने पड़ेंगे। अगर मैं यूएस में $1000 कमाता हूं, मेरी सैलरी यूएस में $1000 है, तो भैया मेरी इंडिया में जो है कम से कम 15,000 रुपए होना चाहिए। तो अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, 280 का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेटा इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग कॉस्ट अलग है, यहाँ के एम्प्लॉय की सैलरी अलग है, यहाँ के टैक्सेस अलग है, यहाँ के रूल रेगुलेशन अलग है, यहाँ पे हर चीज जो है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू यूएस। तो आप ऐसे कैसे एक्सचेंज रेट से कंपेयर कर लोगे? बात समझ रहे हो? इसीलिए क्लास इस सिचुएशन में वर्ल्ड बैंक जो है एक रिलीज करता है क्लास, यहाँ पे एक तरीके से एक इंफॉर्मेशन शेयर करता है हर कंट्री का, पीपीपी यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी, जहाँ पे एक कंट्री अपनी करेंसी को किसी दूसरी कंट्री से कंपेयर करेगी कि अगर मैं इंडिया में 30,000 कमाता हूं तो मुझे सेम लिविंग स्टैंडर्ड गुजारने के लिए यूएस में कितना कमाना पड़ेगा, उस चीज को कंपेयर करने के लिए कॉन्सेप्ट बना गया है परचेसिंग पावर पैरिटी का। और इसमें सिर्फ इन चीजों को कंपेयर नहीं करते, एक कंट्री अपनी कंट्री की जीडीपी को भी उसी बेसिस पर कंपेयर करती है। अब इंडिया की जीडीपी अलग है, इंडिया बोलता है जी हमारे यहाँ 1 लाख रुपए का सामान बना पूरे साल भर में, है ना, तो वो 1 लाख रुपए का सामान इंडिया के हिसाब से बना हुआ है। अब इंडिया में मान लो एक रोटी बनी है तो दुकान में आप जाओगे 10 रुपए की रोटी आपको आराम से मिल जाएगी, लेकिन यूएस में नहीं मिलेगा ना आपको। सेम चीज है, इंडिया में आप 100 रुपए की सब्जी मिल जाएगी, आप किसी ढाबे पे जाओ, किसी, अगर मैं एक्सेप्शन बहुत जगह आप ताज में जाके खाओगे तो एक अलग बात है, ओबरॉय में जाओगे वो एक अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्लास नॉर्मल किसी ढाबे पे जाते हो या कोई छोटे मोटे रेस्टोरेंट में, तो 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, हार्डली 400 रुपए तक की आपको 2 लोगों के लिए सब्जी मिल जाएगी। आप आराम से शाही पनीर, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, है ना, खा सकते हो। अब जो नॉन वेज है वो तंदूरी चिकन, बटर चिकन, पता नहीं जो भी चिकन है वो आप खा सकते हो, राइट। लेकिन ये सेम चीज आपको यूएस में नहीं मिलेगा ना सेम रेट पे, वहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, वहां पे जो सर्व कर रहा है उसकी सैलरी अलग है, वहां पे आटा आ रहा है उसका अलग है, सब्जी का पैसा जो है वहां पे इंडिया से डिफरेंट है। तो इसीलिए क्लास यहाँ पे जब दो कंट्री अपने पावर को, यानी कि परचेजिंग पावर मतलब पैसा, उसे कंपेयर करती है, दिस इज कॉल्ड पीपीपी। आप आई होप आप समझ गए होंगे कि किस लिए ये यूज किया जाता है, राइट, ताकि आप कंपेयर कर सको कि यहाँ का 30 लाख, वहां का 1 करोड़ कौन सा अच्छा है। अब इसे कंपेयर कैसे करना है क्लास, वहां पे लिखा है परचेजिंग पावर पैरिटी इज एन इकोनॉमिक थियोरी दैट अलाउ द कंपैरिजन ऑफ द परचेजिंग पावर। आप कंपैरिजन करोगे, किसका कंपैरिजन करोगे? परचेजिंग पावर का। परचेजिंग पावर मतलब रोकड़ा पैसा, ठीक है, और वेरियस वर्ल्ड करेंसीज to one another. It is a theoretical exchange rate that allow you to buy the same amount of goods and services in every country. यानी उससे आप सेम अमाउंट, जैसे मैंने कहा ना कि जो इंडिया में जो इंडिया और यूएस डॉलर, उसका जो पीपीपी है वो 2017 का डाटा कहता है, बहुत जल्दी क्लास ये चेंज नहीं होता है, लाइक एक्सचेंज रेट जैसा नहीं होता सुबह शाम चेंज हो रहा है, ठीक है, बहुत इसको मेजर किया जाता है, टाइम लगता है इसमें। $1 में 17, यानी कि अगर आप इंडिया में 17 रुपए कमाते हो तो इसका मतलब यूएस में आप $1 कमाते हो। इस हिसाब से अगर आप यूएस में
इंडिया में 17 लाख कमाते हो तो वहां पे $1 लाख में भी आपका काम सेम लिविंग स्टैंडर्ड आप मेंटेन कर लोगे। यहाँ मान लो साल का मैं 17 लाख कमा रहा हूँ, ठीक है, और मान लेते हैं यही अगर मैं वहां कमाऊं यूएस में, तो सेम लिविंग स्टैंडर्ड, जो लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे जिस तरीके से रहन सहन है उसको मेंटेन करने के लिए मुझे वहां पे $1 लाख की जरूरत पड़ेगी, राइट। जो कि $1 लाख जो है वो 70 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 70 लाख रुपए। तो यानी कि वहां का 70 लाख और यहाँ का 17 लाख वो लगभग जो है वो बराबर है, राइट। US dollar is universally accepted currency, therefore GDP of different country are expressed in terms of US dollar called PPP US dollar। तो US डॉलर कॉमन है हर जगह क्लास, उसको माना जाता है, कॉमन लिया जाता है, राइट, मेजर करने के लिए। ओके, तो आई होप क्लास ये चीज़ें समझ आ रही हैं। बस मेरी ये आखिरी चीज़ है, आखिर ज़्यादा आज पढ़ाऊंगा नहीं क्लास, मैंने सोचा कि कई सारे चार्ट है तो आपको टेंशन ना हो, बट कोशिश करना कि इतना समझ लो, रट्टा भले ही मत मारो, समझ लो अच्छे से और समझ के कोशिश करो कि अगर हमारे सामने ये एक चार्ट आ जाए तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं 4-5 लाइन हर पॉइंट में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। कोई ज़्यादा है, कोई कम है, कोई क्यों ज़्यादा है, कोई क्यों कम है, क्या रीज़न है, 2-2 3-3 लाइन में, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है। और ना ही क्लास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे हर एक चैप्टर से, राइट। In all the three economies, the industry and service sector have less proportion of workforce, but they contribute more in terms of output। ये तो सीधी सी बात है, सर्विस सेक्टर में लोग बहुत कम काम करते हैं लेकिन सर्विस सेक्टर का जो आउटपुट है वो ज्यादा है। सर्विस सेक्टर समझते हो ना क्लास, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, आईटी, कम्युनिकेशन, ये सब। क्या लिखा हुआ है कि अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है क्लास कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, तो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में 17% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि इंडस्ट्री का कितना करता है 30, सर्विस का 53। यानी कि इंडिया में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का सबसे ज्यादा है, ऐसे याद रखना। नंबर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आधे से ज्यादा पता है ना, 53 इज मोर देन हाफ, ऐसे लिख सकते हो, मोर देन हाफ। 53 नहीं लिख सकते, मोर देन हाफ लिख लो, मोर देन 50% लिख लो, नियर बाई 50%, अप्रॉक्स 50%। तो ऐसे लिखना सीखो, क्यों टेंशन दे रहे हो, स्मार्ट वर्क ढूंढो, राइट, नंबर फिर भी मिलेगा उसमें। गलत डाटा मत लिखो, डाटा ना लिखना इज बेटर देन गलत डाटा लिखना, बिकॉज गलत डाटा जो है एक फन हो जाएगा, फनी लगेगा गलत डाटा। इससे अच्छा आप डाटा ना लिखो तो वो ठीक है, पर गलत मत बोलना, नहीं तो हंसी आएगी टीचर को। और 53 यानी कि सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन जीडीपी का सबसे ज्यादा है। सेम क्लास गोज विद चाइना, चाइना में भी एग्रीकल्चर का बहुत कम है। अच्छा, चाइना में एग्रीकल्चर का इतना कम परसेंटेज क्यों है, क्योंकि यार एग्रीकल्चर ना भगवान ने जो कुदरत ने जो क्लास चीजें दी हैं, झरने, पहाड़, नदियां, झील, ठीक है, बर्फ, इस सब कंट्री में समानता से नहीं दिया गया है। एग्रीकल्चर हर कंट्री में बराबर नहीं हो सकती। इंडिया के अंदर भी उत्तर प्रदेश में गन्ना उगाया जा सकता है भैया, असम में चाय उगाई जा सकती है। अब चाय को अगर उत्तर प्रदेश में उगाओगे तो किस तरीके से क्लास हो पाएगा। अब काजू हर जगह नहीं मिलता है आपको, और ना ही अंगूर आपको हर जगह मिलेगा। सिमिलरली क्लास बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे ऐसे दाल हैं, या बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जो हर जगह नहीं उगता है। तो चाइना का जो वेजिटेशन कंडीशन है, चाइना का जो क्लाइमेट है, अब जैसे यूरोप देख लो, आए दिन बर्फबारी होती है, आए दिन टेम्परेचर नेगेटिव में जाता है, तो क्या वहां पे बहुत अच्छी ज्यादा फसल हो सकती है, नहीं। बट हाँ, कुछ ऐसे फसल है जो वहां पे बहुत अच्छा हो सकता है और जो कहीं हो ही नहीं सकता। कुछ प्रजाति है जो वहां रह सकते हैं और कहीं रह नहीं सकते। उसी तरीके से चाइना का वेजिटेशन कंडीशन, क्लाइमेट उसको अलाउ नहीं करता खेती बाड़ी करने के लिए। तो चाइना में इंडस्ट्रियल, और चाइना का जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो ये है कि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर दोनों बराबर। चाइनीज प्रोडक्ट इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप कोई प्रोडक्ट लो, चाइना के प्रोडक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। चाइना ने ही एक्सपोर्ट ड्यूटी को पूरी से माफ करता है कि भैया कोई नहीं, इंडिया में भी माफ है, बट चाइना बहुत प्रमोट करता है एक्सपोर्ट को, तो जिसकी वजह से चाइना के छोटी छोटी चीजें, टॉय मार्केट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। मेजर मोबाइल फोन्स हो गए, और मेजर क्लास नाम नहीं लूंगा मैं बहुत सारे का, बट ये सब चाइना ही बनाता है उसको, राइट। पाकिस्तान में 25% कंट्रीब्यूशन है क्लास एग्रीकल्चर का, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि पाकिस्तान का, मैंने बताया था क्लास की जो पंजाब का वो जो एरिया है बहुत सारा, वो पाकिस्तान की तरफ चला गया क्लास यहाँ पे पार्टीशन के टाइम पे। तो पाकिस्तान का वो जो एग्रीकल्चर वाला एरिया है वो बहुत अच्छा है, और इंडस्ट्री में जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, 21%, और सर्विस सेक्टर में नियर बाय इंडिया के बराबर ही है। तो आप इस तरीके से जीडीपी कंट्रीब्यूशन तीनों कंट्री का याद कर सकते हो। अगर हम वर्कफोर्स की बात करें, इंडिया में आधी जनता जो है, वर्कफोर्स का मतलब क्या, जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, जिनके पास एक्चुअली काम है, दे हैव वर्क, दे आर डूइंग वर्क, दे गेट सैलरी, तो वो 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम करती है। यहां से तुम्हें कैसे एनालिसिस करना है कि इंडिया में 50% लोग एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, फिर भी एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ कितना है क्लास, 17%। जबकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, सामान बनाने वाला काम जो होता है उसको करते हैं 21% लोग, और कंट्रीब्यूशन 30% है। जबकि सर्विस सेक्टर, मतलब सर्विस सेक्टर इन द सेंस कि अभी आपने अनाज उगाया, पर आपके पास से मेरे पास तक पहुंचा कैसे, सर्विस सेक्टर के थ्रू पहुंचा, और वो 29% लोग वहां काम करते हैं, जबकि कंट्रीब्यूशन कितना है, 53%। सिमिलरली चाइना में 28% लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में मेहनत ज्यादा, इसलिए तो कोई एग्रीकल्चर करना नहीं चाहता, मेहनत ज्यादा, आउटपुट कम।
28% लोग काम कर रहे हैं और कंट्रीब्यूशन कितना, ओनली 9%। और यहाँ पे 29 जो है वर्कफोर्स, 29% लोग काम कर रहे हैं किस पे, इंडस्ट्री सेक्टर पे, सेकेंडरी सेक्टर पे, और कंट्रीब्यूशन 43, जबकि 43% लोग काम कर रहे हैं किस पे, सर्विस सेक्टर पे, और कंट्रीब्यूशन है 48। सिमिलरली पाकिस्तान का 43% लोग काम करते हैं, लगभग आधी आबादी एग्रीकल्चर में, कंट्रीब्यूशन 25% है, जबकि पाकिस्तान में लगभग 23% लोग काम करते हैं, उनके पास काम है, और इंडस्ट्री में कितना कंट्रीब्यूशन है उनका 21, और टर्चरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर में 34% लोग काम करते हैं, जबकि कंट्रीब्यूशन कितना जीडीपी में, ओनली 54। ओके, तो इस तरीके से कि जीडीपी में किस कंट्री का, तो आपने देखा होगा मेजर कंट्री में जो है वो ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका है, जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका, सर्विस सेक्टर का। लेकिन वर्कफोर्स जो है वो ज्यादा काम किस में कर रही है क्लास, इंडिया का ज्यादा वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, सेम विद पाकिस्तान। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना का सबसे ज्यादा फोर्स जो है वो काम किस में कर रहा है, सर्विस सेक्टर में। तो चाइना का सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, अप्रॉक्सीमेटली बराबर कंट्रीब्यूशन देता है जीडीपी में, बट ज्यादा लोग कहाँ काम कर रहे हैं क्लास, सर्विस सेक्टर के अंदर। सर्विस सेक्टर में क्लास चाइना के बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे 43% लोग काम कर रहे हैं। तो ये था सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, थोड़ा सा लिख के कोशिश करना बना बना के। मैं जानता हूं ये ऐसी चीज है जो याद, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, याद होगा, बट बहुत मेहनत के बाद होगा, और इतनी मेहनत आप करना नहीं चाहते। फिर भी अगर आप 3-4 बार लिखोगे तो थोड़ा सा इसको स्टडी करोगे, अपनी बुक से स्टडी करोगे डीपली, आपको चीजें मिल जाएंगी और ये सारा का सारा कवर हो जाएगा। आई होप क्लास, आज ही क्लास में मैंने बहुत ज्यादा चीजें नहीं कराई आपको, थोड़ी बहुत चीजें कराई है। जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन समझाया क्लास आपको, सेक्टरल कॉन्ट्रीब्यूशन समझाया, और उसके बाद क्लास हमने वर्कफोर्स का भी कॉन्ट्रीब्यूशन देखा। तो वीडियो कैसी लगी बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करना। एक कमेंट क्लास आपका मुझे अच्छा लगता है क्लास, और मोटिवेट करके रखता है, जगाए रखता है मेहनत करने के लिए। इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में शेयर करना। चैनल तुम्हारा है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और क्लास बहुत अच्छे से मेहनत करो ताकि टर्म 2 में आप आग लगा दो। टर्म 1 से बेहतर टर्म 2 जाना चाहिए, राइट। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।